Hello, friends. Hi, friends, and welcome again to this next episode of Hidden Truths. This time, Yes, पवनीत sir. जी हमारे साथ फिर हैं। अच्छा, आज एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग हम एक डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी भी है ये और एक डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो एक ये टर्म आती है, मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ी है जो अच्छे राइटर्स हैं फॉरेन पॉलिसी पे, ट्राइलेटरलिज्म इन बायलेटरलिज्म, या जिसको आप शायद 2+1 कहते हैं। हाँ सर, ट्राइलैटरलिज्म इन बायलैटरलिज्म। इन बायलेटरलिज्म। इन बायलैटरलिज्म तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना नया फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिला है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली कोई दो देश जिनके आपसी रिश्ते एक दूसरे से बड़े अच्छे हैं, ये दो देश अपने ही उन्हीं रिश्तों को और डीपन करने के लिए अलायंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को छोड़ के ट्राइलैटरलिज्म पे जा रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बेसिकली एक ऐसे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस एक तीसरे देश को अपने ही रिलेशन को डीपन करने के लिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिसके रिश्ते उन दोनों से अच्छे हैं, और अच्छा। जो तीसरा देश इन दोनों को मदद करने के लिए भी रेडी है। ओके। तो जनरली इसको उस तीसरे देश से फिर दोनों के बायलेटरल रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। बायलैटरल भी इंप्रूव होंगे और इवेंचुअली क्या होगा कि तीनों के रिश्ते एक दूसरे से अच्छे होंगे। अच्छा, इसको इलस्ट्रेट करके बताओ। अच्छा, मैं इलस्ट्रेट हाँ। करके बताता हूँ सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर दो इलस्ट्रेशंस देखते हैं, पहला है जापान इंडिया टुगेदर, हाँ। इंडिया अफ्रीका टुगेदर, हाँ। इंडिया अफ्रीका विद जापान। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि इंडिया जापान के रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं, इंडिया अफ्रीका के रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं, जापान अफ्रीका से रिश्ते अच्छे बनाना चाहता है। अब जापान ने हमको बोला कि यार देखो, मेरे तुम्हारे से रिश्ते अच्छे हैं, तुम्हारे अफ्रीका से रिश्ते अच्छे और हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट हैज द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डिप्लोमेटिक गुडविल है, जापान के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्स है। अफ्रीका को तीनों चीजें चाहिए, डिप्लोमेटिक गुडविल भी चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो इंडिया को जब जापान ने रिक्वेस्ट करा कि यार मेरे लिए अफ्रीका में स्पेस क्रिएट कर दो, तो हमने कहा कि बॉस बायलैटरलिज्म इन ट्राइलैटरलिज्म करते हैं, फिर आओ। तो हम उनको ले गए वहां पे और हमने कहा 2+1 एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एक चीज जो है ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। बिल्कुल, इंडिया जापान का जॉइंट इंडिया जापान का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। अफ्रीका एज द थर्ड पार्टी। अफ्रीका इज द थर्ड पार्टी। अफ्रीका के रिश्ते जापान से इंप्रूव होंगे, अफ्रीका के रिश्ते इंडिया से और डीपन होंगे, इंडिया और जापान के रिश्ते और अच्छे होंगे, क्योंकि ये दोनों कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ उस एरिया में एंगेज कर पाएंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पर सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस बायलैटरलिज्म एंड ट्राइलैटरलिज्म में जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली गोइंग टू बी डेवलपमेंटल बेनिफिट्स ऑल द टाइम। कई बार क्या होता है कि इन ऑर्डर टू काउंटर वन ऑफ योर कॉमन एडवर्सरीज आल्सो यू मे इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी, लाइक चाइना। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या हो रहा है सर कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। बांग्लादेश में शेख हसीना है, अब वो शेख हसीना जो है वो हसीना मान जाएगी हमारे टाइप का एकदम उनका एटीट्यूड है, तो वी हैव अ वेरी डिसेंट रिलेशनशिप विद हर। अब हो क्या रहा है सर यहाँ पे कि जापान wants to leverage India-Bangladesh relation. Japan wants to enter into the domain of India-Bangladesh relation to do development in India's northeast. ओके। और वो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में इसलिए नहीं करना चाहती है कि भाई इंडिया के बेनिफिट होगा। वो जापान जो है आज की डेट में बांग्लादेश को ये बोल रही है कि यार तुम्हें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर दूंगा मैं। और सर बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी दिलवाना, रोड्स, ट्रेन्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिलवाना वहां पर अगर हो गया तो वो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। बांग्लादेश को कल को म्यांमार से भी कनेक्टिविटी अगर जरूरत पड़ी तो मिल जाएगी। जापान का प्रेजेंस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में होना चाइना के ऊपर नजर रखने में भी काम आएगा, और नीचे म्यांमार में भी जो चाइना है उसके ऊपर नजर रखने में भी काम आएगा। सो जापान विल बिकम दैट मिडल लेयर ऑफ द सैंडविच वेयर 2 layers ऑफ द ब्रेड आर बेसिकली द चाइनीज ऑन द टॉप। और सर सैंडविच में ब्रेड अच्छी नहीं लगती सर, अंदर का मसाला ही अच्छा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर होना क्या है कि चाइना और इससे इरिटेट ही होता रहेगा। इसका इम्प्लीकेशन कुछ इंडिया पे नहीं होने वाला। पर ये जो बायलैटरलिज्म एंड ट्राइलैटरलिज्म है ना सर, ये आज की डेट में एक बड़ा न्यू फिनोमेना निकल रहा है वर्ल्ड की इंटरनेशनल की पॉलिटिक्स में। तो ये कोई और कंट्री भी करता है ऐसे कि सर, हमने कंसीव किया है इस चीज को? सर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कंसीव किया है, मतलब दूसरी कंट्रीज इसको अलग तरीके से करती थी। वेस्टर्न कंट्रीज का पहले नजरिया जो होता था इसको लेके कोल्ड वॉर के दौरान खास करके ये चीज होती थी, बट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ओके। तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक अलग चीज है जिसको एक अलग सेपरेट वीडियो में कभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट उसी का एक वाटर डाउन वर्जन आप कह लीजिए कि ये बायलैटरलिज्म एंड ट्राइलैटरलिज्म है। तो बड़ी अच्छी इनोवेशन है यहाँ पे। ये तो बड़ी अच्छी इनोवेशन है। मतलब इसमें क्या हो रहा है ना सर, तीनों पार्टीज को बेनिफिट है। श्रीलंका में भी तो इंडिया जापान ऐसे ही कुछ करने की कोशिश सर कर रहा था। श्रीलंका में इंडिया जापान जो कोशिश कर रहे हैं वहां पर बेसिकली वो अगर देखा जाए तो वो इस नजरिए से नहीं देखेंगे हम बायलैटरलिज्म एंड ट्राइलैटरलिज्म की, क्योंकि वो
आज की डेट में हम चाइना की स्पेस को रिसीड करने के लिए कर रहे हैं, हम्म, तो वो तो एक आउटराइट क्या है कि मतलब स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाला ही गेम है वहाँ पे। अच्छा। और ये चीज अगर आपको तो वियतनाम के केस में भी वही हो रहा है सर, कि इंडिया इज एंगेजिंग विद वियतनाम बेसिकली फॉर द सेम पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ, कंटेनिंग चाइना टू सम एक्सटेंट देन, तो वहां पर ये लॉजिक अप्लाई नहीं करेगा। तो ये मतलब इंडिया अगर कभी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा तो वो डेवलपमेंट के केस में यूज करेगा, ताकि उसमें ना कोई वो मतलब नेगेटिविटी एसोसिएट ना हो कि हम वो कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर इंडिया जैसे मतलब बांग्लादेश के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट में जापान को इनवाइट कर रहा है, जापान इतने सारे नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो हम तो सीधा ये कहते हैं कि भाई जापान की एक्सपर्टीज है जो हम यूज कर रहे हैं। इवेंचुअली सबको पता है, चाइना को भी पता है, वो हम बेवकूफ बना रहे हैं उसको। वो चाइना इतना मूर्ख नहीं है पाकिस्तान की तरह, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी नोस। बट हमारे पास एक टेम्पलेट है कि बस इट्स डेवलपमेंट, इट्स आवर बेनिफिट। सो मैं बताता हूँ कि हमारा इंडिया की तो चलो गुडविल है, हमारी एक अच्छी मोटिवेशन है कि वी हैव टू, हमारा मोटिव अच्छा है कि वी विल डेवलप ऑल टुगेदर, राइट, स्पेशली इन द नेबरहुड, राइट। और उसके साथ साथ हमारे पास ये सब काम करने के लिए रिसोर्स भी कम है, तो एक रिसोर्स रिच, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस नेशन, वेरी एफिशिएंट इन एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, उसको ले इंडिया पे थोड़ा सा ये कंप्लेंट रहती है कि हम प्रोजेक्ट तो बना देते हैं सर, मतलब आप ये डिलेस बहुत कर देते हैं, डिले हो जाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली मेट्रो में सबको पता है कि जापान का इन्वॉल्वमेंट था सर। अगर दिल्ली मेट्रो में हम जापान को इन्वॉल्व ना करते तो हमारे यहाँ के तो ये पीडब्ल्यूडी वाले लड़के वो खुरपी लेके खोदने लग जाते। ये तो जो अंडरग्राउंड स्टेशन आज की डेट में बने हैं, ये तो जापान ने वो टनल बोरर मशीन्स दे दी, वरना हम तो अभी तक वो मतलब आधे फुट का गड्ढा खोद के उसमें कंचे खेल रहे होते हैं। तो ये तो जापान का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे साथ वो आए, और हमारे यहाँ पर ना सर रिसेप्टिविटी भी है जापान को लेके। हाँ है, बिल्कुल। बिकॉज अभी जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात की थी फ्रांस का लेके, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भी फ्रांस डज नॉट हैव अ historical baggage. That's the same concept with Japan for that matter. I think this is a concept that India should explore with other countries. जैसे फ्रांस का नाम लिया है, India France in a third country. Yes, they can. In fact, they should. और India आज की डेट में इनफैक्ट सर ये होगा, क्योंकि अगेन मैं अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के रेल में जाऊँ तो ऑप्शनल में बच्चों को ये चीज़ हम मतलब पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं कि वहाँ पर इंडिया आज की डेट में जो फोरेज कर रही है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें वो फ्रांस के रिश्तों को लीवरेज कर रही है। ओके, बट अभी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है। इट इज गोइंग टू हैपन, मतलब अनदर प्रोबेबली 2 to 3 years you are going to definitely see some materialization on this regard. So we will have this bilateralism and trilateralism happening in Europe then. And इसमें फिर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी एग्जाम में। मेरे हिसाब से ये जो ट्राइलैटरलिज्म एंड बायलैटरलिज्म है, ये कोई वैसे कोई बहुत नया भी नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली काफी देर से, एंड आई एम लिटिल सरप्राइज कि इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए अभी तक यूपीएससी ने सवाल पूछा क्यों नहीं। एग्जैक्टली। तो ये कभी भी आ सकता है, बिकॉज अब जब से ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी सर, तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में फिर वही प्रॉब्लम होती है सर बच्चों के साथ ना। क्या है, बिकॉज दे रीड सो लेस, उनको आदत है वो 10 पेज में आईआर पढ़ने की। वो क्या करते हैं, अब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे क्वेश्चन आया तो उसके फैक्ट्स लिख के आ गए जी, वो जी कॉरिडोर में ये होगा, 10 किलोमीटर की सड़क होगी, 3 किलोमीटर का पुल होगा। भाई यूपीएससी आपसे ये सब नहीं पूछ रहा है यार। He was asking you these kind of concepts. Explain me this bilateralism and trilateralism. Explain me the 2+1 format. तो वो thought process बच्चों में नहीं बना। तो ये क्वेश्चन तो वैसे एक बार आ चुका है सर, बट हाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की, लेकिन बच्चों ने नहीं यूज नहीं की ना सर। मतलब जिसको करनी चाहिए थी उसको करनी पड़ती, जिसने मेहनत करी है वो करता। बट ये चीज पे क्वेश्चन आएगा दोबारा सर, इवन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और इस केस में तो खास करके आई बिलीव कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से लिंक करके देंगे ये। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से लिंक कि भैया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जापान, बांग्लादेश, इंडिया नेबरहुड, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अमलगमेटेड क्वेश्चन आएगा सर। Right students, I hope you learned a new concept today. हालांकि ये चीज पहले से होती आई है, but the terminology, getting the terminology correct is always something that fetches you more marks. Absolutely sir, because this is what we call as the subject specific vocabulary. और बच्चों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जैसे आप भी emphasize करते हो कि जब आप पॉलिटी भी पढ़ाते हो, you teach them the vocabulary. Vocabulary is important. Because सर जब तक बच्चा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक vocabulary हर एक सब्जेक्ट में नहीं सीखेगा और एक जेनरिक पॉइंट से आंसर लिखेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी थोड़ा सा बिल्ड कीजिए। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट यू मस्ट नो, दे विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स। So that's all for today's episode of Hidden Truths. We'll see you next time. Thank you.